हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस पे। दोस्तों, आप लोगों को इकोनॉमिक्स क्लास 12 के लिए एक बहुत बढ़िया टेस्ट पेपर दिया गया था। किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड बात करेंगे आज उसके सॉल्यूशन की। डिटेल में बात होगी क्योंकि आप लोगों ने, मुझे पूरा विश्वास है, बहुत मेहनत के साथ उस टेस्ट पेपर को करा है। तो चलिए दोस्तों, सॉल्यूशन चेक करते हैं और उसके बाद जरूर बताना कमेंट सेक्शन में जाके कि आपको कितने नंबर हासिल हुए हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट में। 40 मार्क्स का ये टेस्ट था। देखते हैं किस किसके कितने कितने नंबर आएंगे। उसके बाद आप लोगों को टेस्ट दूंगा दोस्तों इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, बहुत ही लाजवाब वाला। शुरू करते हैं दोस्तों, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। जानते हैं दोस्तों हम लोग फटाफट। आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन। एज डिस्पोजेबल इनकम गोज अप एपीसी फॉल्स। ठीक है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एपीसी गिरता है। और दूसरा है एज डिस्पोजेबल इनकम गोज अप एमपीसी फॉल। तो अगर आप ध्यान से सुने या समझें बेसिकली, तो यहां पर आपको मेंशन करा गया है कि जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती है वैसे वैसे आपकी जो एपीसी और एमपीसी है वो दोनों गिरती है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, कि इनकम के साथ साथ एपीसी गिरती है। ये तो सही है दोस्तों कि इनकम के साथ साथ एपीसी गिरती है, ये तो पक्की बात है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका जो एपीसी होगा, एपीसी वो ऑटोमेटिकली गिरता चला जाएगा। ये बात तो पक्की है, ये तो फॉर श्योर है। ठीक है, अब बात करें एमपीसी की, तो एमपीसी के बारे में दोस्तों, एमपीसी के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि एमपीसी जो है वो इनकम के कॉन्ट्रास्ट में हमारी कांस्टेंट रहती है। आपको पता है, आप लोग जब फॉर्मूला लिखते हैं, कोई भी इक्वेशन बनाते हैं, सी इक्वल्स टू 20 प्लस 0.6y या कुछ भी आप बनाते हैं इक्वेशन, तो ये हमारी एमपीसी होती है। और ये 0.6y या जो 0.6 है दोस्तों एमपीसी है, ये एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम तक या एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता। तो डिस्पोजेबल इनकम के चेंज होने पर भी एमपीसी में गिरावट नहीं आती, ये बात पक्की है। इसका मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सच है, दूसरे वाले स्टेटमेंट में कुछ कमी है दोस्तों। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। तो दोस्तों ए वाला हमारा इसका सही आंसर है कि स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है लेकिन स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया if settled in rupee would reduce dollar demand from oil importers. These rupee could be used to settle payment for Indian exports or invested to India. Both could be beneficial. Identify the most likely impact of BOP के ऊपर इम्पैक्ट बताना है। अगर ऑयल इंपोर्ट रशिया से होता है और वो सारा सारा रुपी में सेटल होना शुरू हो जाता है, ये अभी थोड़ी पुरानी बात थी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कि जो इंपोर्ट बिल होंगे वो सारे के सारे जो हैं वो रुपी में सेटल होने की बातें चल रही है, रुपी की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, रुपी की प्रेस्टीज बढ़ा रहे हैं। इससे क्या इंपैक्ट होगा? बीओपी पे। बीओपी पे इंपैक्ट बताना आपको दोस्तों, इसका बीओपी पे इंपैक्ट क्या होगा? हायर डिपेंडेंसी ऑन डॉलर, इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रेट इन टर्म्स ऑफ डॉलर बिकम अनस्टेबल एंड हाई, बोथ ए एंड बी, लोअर डिमांड फॉर फॉरेक्स फॉर करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। दोस्तों सोचो एक बार, पहली बात तो डॉलर पे डिपेंडेंसी कमी होनी है हमारी, इससे तो ऑब्वियस ही बात है। बीओपी के ऊपर तो इंपैक्ट अच्छा ही हो रहा है, ये हायर डिपेंडेंसी कह रहे हैं जबकि डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा, इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रेट इन टर्म्स ऑफ डॉलर बिकम अनस्टेबल, मतलब ये कहना चाह रहे हैं हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो बड़ा अनस्टेबल सा हो जाएगा और बढ़ जाएगा। इसका मतलब है फॉरेन की करेंसी की टर्म्स में हमारी करेंसी की वैल्यू कमजोर हो जाएगी, डॉलर महंगा हो जाएगा। डॉलर महंगा नहीं होने वाला यार, हम तो रुपी की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, रुपी के प्रेस्टीज को बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब है ये दो तो हो ही नहीं सकते। ये दोस्तों डी वाला पार्ट ठीक है, ये फॉरेक्स की डिमांड, फॉरेन करेंसी की डिमांड को कम करेगा जिससे हमारी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बहुत स्मूथली हो पाए। तो ये कुछ गहरे आंसर है दोस्तों जो कि बहुत ज्यादा आपके माइंड को पेशेंटली टेस्ट करके ही आप इवेल्युएट कर पाएंगे। मजाक में इनके आंसर आप नहीं दे सकते। ये जो असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे कुछ इस टाइप के, थोड़ा परेशान करेंगे आपको, इसलिए थोड़ा सा डीपली इनको इवेल्युएट करना शुरू करो दोस्तों। नेक्स्ट इज द फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट विच इज लीगली कंपलसरी फॉर द कमर्शियल बैंक टू कीप विद देमसेल्फ। भाई सबको पता है जो देमसेल्फ रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? क्या ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो है, लीगल लिक्विडिटी रेशियो है या लीगल रिजर्व रेशियो है? दोस्तों सब लोग जानते हैं इस बात को। इसको दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं SLR,
स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बहुत अच्छे से आप लोग परिचित है, कंपलसरी है, रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। कैश की फॉर्म में रखता है बैंक, आप लोग जानते हैं इस बात को, इसे हम लोग SLR के नाम से जानते हैं, यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट, devaluation refers to the reduction in the internal value of the currency of the country. Statement 2, devaluation occurs in the fixed exchange rate system. भाई देखो, devaluation fixed exchange rate system में होता है, ये बात तो बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, ये बात तो भाई बिल्कुल जायज है, ठीक है। और devaluation से रिडक्शन हो जाता है इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी ऑफ द कंट्री का, मतलब devaluation से हमारी करेंसी की इंटरनल वैल्यू, हमारी करेंसी की इंटरनल वैल्यू नहीं, फॉरेन करेंसी के रेफरेंस में वैल्यू। इंटरनल वैल्यू का मतलब है कि जब डिवैल्यूएशन होगा तो जो 10 रुपए का नोट है वो मान के चलो 8 रुपए में चलना शुरू हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं ऐसा। तो ऐसा तो नहीं होता, 10 का नोट तो 10 का ही रहेगा, इंटरनल वैल्यू में नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे इंटरनल वैल्यू वर्ड गलत है, बाकी सब तो ठीक लिखा है। डिवैल्यूएशन से हमारी फॉरेन हमारी जो करेंसी की वैल्यू कमजोर होती है, मैं मानता हूँ, नो डाउट होती है, डिवैल्यूएशन से ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन हमारी करेंसी की इंटरनल वैल्यू कम हो जाए, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। 100 का नोट 100 का ही रहता है यार, 100 का नोट नहीं बदल जाता। तो दोस्तों दूसरे वाला स्टेटमेंट तो ठीक है, पहले वाली स्टेटमेंट मुझ कमी है, तो बी वाला ठीक लग रहा है। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 ट्रू है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, और मुझे उम्मीद है आपको मजा आ रहा है इन क्वेश्चन को करके, और ये आपको इवेल्युएट करवा रहे हैं, दिमाग थोड़ा घुमा रहे हैं आपका, तभी मजा आएगा, नई चीजें सीखने का तभी मजा मिलेगा। Leakage means to withdraw money from the circular flow of an economy. Injection means the addition to the introduction of income to the circle of an economy. ये तो दोनों बात सही सी लग रही है यार, बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। वो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, ये तो ठीक है भाई, दोनों ठीक है, लीकेज भी ठीक है, इंजेक्शन भी ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। ओके, कोई पेयर है यहाँ पर, ओके 1 और 2 बताना है, 1 क्या है और 2 क्या आपको बताना है। हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देता है, ठीक है, और फर्म हाउस होल्ड को क्या देती है। तो हाउस होल्ड तो फर्म को देता है फैक्टर सर्विसेज, आपको पता है, ठीक है, बदले में फर्म ने फैक्टर इनकम दी, फर्म ने गुड्स एंड सर्विस ऑफर करे हैं मार्केट में, ठीक है, और हाउस होल्ड ने अपना एक्सपेंडिचर दिया है, आप लोग जानते हैं इस बात को। तो मुझे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लग रहा है यार, ऑप्शन नंबर ए ही आना चाहिए यहाँ पर। पता है आप लोग को ऑलरेडी, आप लोग बहुत डीपली इसको बहुत अच्छे से जानते भी हैं इस बात को, ठीक है, तो ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कंजम्पशन शेड्यूल, सी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 800 इनकम डिस्पोजेबल लेवल पे सेविंग कितनी होगी आपको बतानी है, ठीक है। ओके, देखते हैं, वाई की वैल्यू आपको पता है, पहले सी निकाल लेते हैं। सी इक्वल्स टू 20 प्लस 0.9 इंटू 800, यहां से मेरा कंजम्पशन आ जाएगा 8 9 720, 720 प्लस 20 आ गया आपका 740, ठीक है भाई, कंजम्पशन 740 है, आपकी इनकम है 800, अगर वाई 800 है, ठीक है, कंजम्पशन आपका 740 है, तो जब मैं y में से c माइनस करूं तो आपका ऐसा आ जाएगा कितना, 60। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बहुत इजी है, तो 60 हमारा आंसर है, ये आएगा भाई इसका आंसर। एट द पॉइंट वेयर कंजम्पशन शेड्यूल इंटरसेक्ट द 45 डिग्री लाइन, मतलब कंजम्पशन शेड्यूल इंटरसेक्ट 45 डिग्री लाइन मतलब इनकम लाइन, अर्थात c इक्वल्स टू वाई। c इक्वल्स टू वाई दोस्तों होता है हमारा ब्रेक इवन लेवल, किस पे होता है, ब्रेक इवन लेवल पे। तो इनमें से कौन सा ब्रेक इवन लेवल को सही से बता रहा, आपको बताना है। सेविंग्स इक्वल टू कंजम्पशन कभी होती नहीं, छोड़ दो। एमपीसी वन होती है, लेकिन एमपीसी वन वहां नहीं होती जहां पे हमारा सी और वाई इक्वल होता है, वहां पे एक्चुअल में एपीसी वन हो जाता है। जब सी और वाई इक्वल होंगे, मान लो 100 कमाया और 100 ही खर्च कर दिया, तो एपीसी की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि एपीसी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, एपीसी इक्वल्स टू सी अपॉन वाई होता है, तो भाई 100 अपॉन 100 कितना आ गया, 1 आएगा, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। Which of the following term indicate a mechanism used by commercial bank for providing credit to the government? Okay, जब सरकार को बैंक के द्वारा पैसे दिए जा रहे हैं, सरकार को पैसे दिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट को पैसा दे रहा है बैंक, कमर्शियल बैंक दे रहा है, तो इनमें से कौन सी टर्म यहाँ पे यूज होती है आपको बताना है। अच्छा है क्वेश्चन, बढ़िया है, कोई कमी तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल भी, ठीक है। इसको कैश क्रेडिट रेशियो कहते हैं, डेट सर्विस ऑब्लिगेशन कहते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का नाम दिया जाता है, या फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है। दोस्तों सोच समझ के जवाब देंगे इस क्वेश्चन का, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया।
तो दोस्तों इसका आंसर भी है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो अगर आप ध्यान से पढ़ें इस कंसेप्ट को तो बताता है कितना मिनिमम पैसा हर कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा कैश की फॉर्म में, या फिर कितना पैसा एक कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में लगा सकता है, वो भी दोस्तों काफी लिक्विड रहता है। तो इसका सही आंसर एसएलआर है। इस बात को ध्यान के चलना, कुछ बुक्स में इसका जिक्र है और कुछ बुक्स में बिल्कुल जिक्र नहीं है। अगर आप नेट पे भी चेक करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा एसएलआर की डेफिनेशन में इस बात का जिक्र करा गया। दोस्तों ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 8, ओके, आपको बताना है फॉलोइंग डेटा इज प्रेजेंटेड फॉर एन इमेजिनरी इकोनॉमी। ईयर है आपके सामने, ठीक है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव द पीरियड ऑफ 2000 टू 2010 इज करेक्ट। ओके, इनके बीच का कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, देख लेते हैं जरा कौन सा स्टेटमेंट ठीक ठाक सा लग रहा है। भाई 2010 का डेबिट बैलेंस ये रहा, क्रेडिट बैलेंस ये रहा, ठीक है, और यहाँ का डेबिट बैलेंस ये रहा, क्रेडिट बैलेंस ये रहा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम क्या सकते हैं, देखते हैं, इंप्रूव इन बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, इंक्रीज इन ट्रेड डेफिसिट, इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। चार ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा इसके अंदर सही जवाब कौन से वाला है। सोचो एक बारी, इस 8th का सही जवाब क्या लग रहा है आपको। आप ध्यान से देखें बेसिकली तो मुझे तो ये लग रहा है कि पहले शुरू में हमारा जो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है ना, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है, जो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट था शुरू में थोड़ा डेफिसिट, क्योंकि डेबिट ज्यादा था क्रेडिट कम था, तो शुरू में थोड़ा डेफिसिट, और क्रेडिट ज्यादा हो गया डेबिट कम हो गया तो बाद में हो गया सरप्लस। तो हम कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में इंप्रूवमेंट आया यार, तभी डेफिसिट से सरप्लस पे आ गया, यही मेन है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर इमेजिनरी कंट्री, एक्सटर्नल असिस्टेंस टू अब्रॉड, कमर्शियल बोरोइंग्स, कमर्शियल लैंडिंग्स। आपको बताना है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट विल बी ऑफ डैश रुपी टू रुपीज डैश रुपी। ओके, सोचते हैं एक बारी, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन बढ़िया है हमारा, ठीक है। देखते हैं जरा, एक्सटर्नल असिस्टेंस टू अब्रॉड, कमर्शियल बोरोइंग। कमर्शियल बोरोइंग का मतलब आप लोग जानते हैं बेसिकली बोरोइंग करना मीन्स कैपिटल रिसीट्स है, ठीक है, और हमने पैसा दे रखा है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, और कमर्शियल लैंडिंग हो गई एक तरीके से हमारी। तो कमर्शियल लैंडिंग भी जो है दोस्तों वो आपकी आएगी बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आती है, हमने पैसा दे रखा है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया 1.5 + 3, 4.5 कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, और कैपिटल रिसीट्स आपकी है 4 की, ठीक है। तो बेसिकली रिसीट्स कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो इसमें डेफिसिट है, कमी है भाई, पैसे की कमी है। और कितने पैसे की कमी बैठती है इनके बीच में, कितने का गैप है, 0.5 की। तो डेफिसिट और 0.5, हाँ ऑप्शन में है भाई, सी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन रीजन है, ध्यान से समझना जरा, ठीक है, और सोच समझ के जवाब देंगे। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। मल्टीप्लायर और एमपीसी का रिलेशन डायरेक्ट है, हाँ बात तो सही है दोस्तों, मल्टीप्लायर और एमपीसी का रिलेशन डायरेक्ट ही होता है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी है, मल्टीप्लायर और एमपीसी का रिलेशन डायरेक्ट है। द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड एमपीसी आर डायरेक्टली रिलेटेड एज अ चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू द गिवन चेंज इन इनकम becomes a change in investment which keeps on changing unless the income becomes zero। बिल्कुल से एक्सप्लेनेशन रखी है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट क्या रखी है। आपको याद होगा के का एक फॉर्मूला होता है 1/MPS, और एक फॉर्मूला होता है के मतलब मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1/1 - MPC, ठीक है। ये नेगेटिव है और वैसे भी नेगेटिव है ये अपॉन में, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना गया, इसका मतलब के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमपीसी। जैसे जैसे एमपीसी बढ़ेगा वैसे वैसे मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। तो बात सही है बिल्कुल, एक्सप्लेनेशन भी सही रखी है, जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतना ज्यादा कंजम्पशन होगा, जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा उतनी ज्यादा इनकम जनरेट होगी, जितनी ज्यादा इनकम जनरेट होगी उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो दोस्तों बहुत रेयर क्वेश्चन में होता है, दोनों असर्शन रीजन ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात। क्वेश्चन 10, अगेन द इंटरसेप्ट ऑफ सेविंग फंक्शन सी मेजर्स द अमाउंट ऑफ सेविंग्स अंडरटेकन इफ इनकम इज जीरो। ओके, ठीक है, बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं आपसे कि जो सेविंग फंक्शन है, ठीक है,
मेजर द अमाउंट ऑफ सेविंग्स अंडरटेकन इफ इनकम इज जीरो। जो आपका सेविंग फंक्शन होता है वो नीचे स्टार्ट होता है ना, वो डिनोट करता है कि कितनी सेविंग्स यूज हुई जब आपकी इनकम जीरो है। ठीक है, आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग परिचित इस बात से कि ऐसा होता है, प्रैक्टिकल है बिल्कुल। दूसरा, द सेविंग फंक्शन हैज अ पॉजिटिव स्लोप बिकॉज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ पे असर्शन में बात सही लिखी हुई है, ठीक है, कि सेविंग फंक्शन नेगेटिव से स्टार्ट होता है, मैंने मान लिया, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जीरो लेवल पर, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जितनी भी सेविंग है वो खर्च होती है हमारे कंजम्पशन कराने के लिए। तो ऐसा क्यों है ये बताना था। रीजन बता रहे कि कंजम्पशन कर्व की जगह सेविंग फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव होता है क्योंकि एमपीएस पॉजिटिव हो जाती है। तो बातें तो दोनों ठीक लिखी हुई है, बातों गलत नहीं है, लेकिन आपस में पता नहीं क्यों लिंक नहीं बैठ रहा दोनों के अंदर, कि फर्स्ट वाला असर्शन में और रीजन में आपस में लिंक बैठता नहीं रहा। तो इसका आंसर दोस्तों बी होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ए की जगह इसका आंसर बी रह सकता है दोस्तों। नेक्स्ट, आपको निकालना है एनवीएमपी, फटाफट निकालते हैं। चलो सबसे पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। फॉर्मूला सबको पता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। निकालते हैं फटाफट, कितना आएगा। सेल्स 890, चेंज इन स्टॉक 65, गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं है, कोई बात नहीं। कितना आ गया भाई, 890 प्लस 60 955 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है जीवीएमपी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। ठीक है, जीवीएमपी का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज 955 में से मुझे माइनस करना है क्या, परचेज ऑफ मशीनरी तो आती नहीं, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कितना 430, 430 माइनस करने पर आपका बचेगा 25 रुपए एक बचेगा और 500 रुपए एक बचेगा, 525 आ गया। ठीक है, अब आपको इसको चेंज करना है एनवीएमपी में, ये जीवीएमपी है, एनवीएएमपी में चेंज करना है। तो एनवीएमपी के लिए क्या करते हैं, यहां लिख देता हूं ऊपर, जीवीएमपी में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस करो तो अपने आप आंसर आ जाएगा। 525 माइनस डेप 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 दे रखा आपको कितना, 70 रुपीज। तो बचेगा आपका 455 रुपए, 455। यही मेरा आंसर है। तो 3 नंबर बहुत आसानी से आ जाएंगे यार, 3 नंबर तो बहुत आसानी से ले ली मैंने। बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल आंसर। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेट इन अ कंट्री is on rise. What impact is likely to have on export and import of the country? Explain. Okay. Foreign exchange rate बढ़ रहा है। इम्पैक्ट बताना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। अगर मैं कहूं फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब है बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब है इंडियन करेंसी का डेप्रीशिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डेप्रीशिएशन। अब हमारा जब जब डेप्रीशिएशन होता है दोस्तों, या जब जब हमारी करेंसी का डेप्रीशिएशन होता है, तो एक बड़ी दिक्कत आती है हमें। डेप्रिसिएशन से क्या होता है आपको पता है, आपको मैंने याद भी कराया था, आई डी ए और ई। ठीक है, जब जब डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, आप आइडिया कर लो इसको, ज्यादा ठीक है। ठीक है, जब जब डेप्रिसिएशन होगा तब तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपोर्ट क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि फॉरेन वालों को इंडियन गुड्स सस्ते पड़ने शुरू हो जाते हैं। मान लो पहले $1 80 रुपए का था, ठीक है, वही $1 अब हो गया, $1 मान के चलते हैं 85 रुपए का। ठीक है, तो फॉरेन से जो इंसान पहले $1 लेकर आ रहा था, पहले 80 का सामान खरीद पा रहा था और अब 85 रुपए का सामान खरीद पा रहा है, तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और कंपैरेटिवली हमें इंपोर्ट महंगे पड़ेंगे, तो इंपोर्ट कम हो जाएंगे। तो फॉरेन वालों को इंडियन गुड्स सस्ते पड़ेंगे इसलिए एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और इंडियन को या इंडिया वालों को फॉरेन गुड्स महंगे पड़ेंगे इसलिए इंपोर्ट कम हो जाएगा। ये इसका सिंपल आंसर रहेगा दोस्तों। सोर्सेज सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज के पैसा कहाँ से आता है, आप कुछ भी लिख सकते हो। सबसे पहले टूरिज्म से पैसा आता है, ठीक है, और आप बता सकते हो एफडीआई से पैसा आता है जब फॉरेन वाले यहाँ पे पैसा लगाते हैं, और एक्सपोर्ट से पैसा आता है। ठीक है, कोई से बता सकते हो, कोई से 3 बताने हैं, सिंपल एकदम। नेक्स्ट, कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। चलो भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फटाफट जल्दी 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 न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 इक्वेशन यहाँ बनाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 की इक्वेशन यहाँ बनाते हैं यूजिंग द कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू आपको दे रखी है
सी इक्वल्स टू, फटाफट कर लेते हैं इसको जल्दी जल्दी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार ये तो, शानदार एकदम। आप लोग भी सोल्व कराओ मेरे साथ इसको जल्दी जल्दी। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका, क्या रहेगा इसका सॉल्यूशन जानते हैं फटाफट। दोस्तों आपके सामने सी की इक्वेशन बनाते हैं। सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी बार होता है। सी बार आपको मेंशन करा गया ऑटोनोमस कंजम्पशन 120 मैंने ले लिया है, ठीक है। बता दें 35% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम। 35% ऑफ एडिशनल इनकम मतलब एमपीसी, तो एमपीसी की वैल्यू आ गई 0.35, ज्यादा वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, सी की इक्वेशन बन गई हमारी। ओके, सेविंग्स बतानी है अगर इनकम 5000 करोड़ है तो कोई बात नहीं, पहले कंजम्पशन निकाल लो, और अगर ऐसा नहीं करना तो इसी से पहले सेविंग की इक्वेशन बना लो। एस की इक्वेशन बन जाएगी -120 प्लस ये 0.35 है तो सेविंग में आएगा 0.65। जिसको नहीं आता बता देता हूं, अगर C इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई है तो S इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई है। इसी के थ्रू इक्वेशन बनाइए, सिंपल एकदम, जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करो उसके अंदर, अपने आप आंसर आ जाएगा। -120 प्लस 0.65 इंटू इनकम की वैल्यू 5000 रुपए। देखते हैं कितना बैठेगा हमारा। 0.65 इंटू 5000 हमें करना पड़ेगा दोस्तों। 0.65 इंटू 5000 करते हैं जल्दी जल्दी फटाफट, देख लेते हैं एक बारी कितना बैठेगा। 0.65 इंटू 5000 रुपीज, 3250 रुपए, 3250 -120 प्लस 3250। कंक्लूजन में दोस्तों जो आंसर आने वाला है वो रहने वाला है आपका 3130। 3130 रुपए बैठेगा दोस्तों आंसर इसका। सिंपल क्वेश्चन था, कर ही लिया आप लोगों ने, आसानी से हो गया। नेक्स्ट आरबीआई क्वेश्चन है 14 वाला, ये रहा, ठीक है। आरबीआई इंक्रीज द रेट ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट टू 6% टू कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी। ओके ठीक है, बताना है, बात सही है, कमेंट करना है बेसिकली, इस पे क्वेश्चन कमेंट के ऊपर होगा, इससे होगा क्या। दोस्तों जब भी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है, जब भी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो ज्यादा प्रॉपर्टी मोर्टगेज करने पर, ज्यादा गोल्ड गिरवी रखने पर भी आपको लोन कम मिलेगा, इसलिए आप लोन ही कम लोगे। तो ये एक अच्छा तरीका है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा जा सके। क्वेश्चन बढ़िया है, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी जल्दी देखते हैं। आइडेंटिफाई द लाइकली कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज बिहाइंड द टाइप ऑफ एक्शन प्लान फॉर रिजर्व बैंक। आपको बताना है ये जो आरबीआई का एक्शन प्लान है वो क्यों लिया गया, आपको बताना है बेसिकली, ठीक है। क्या है देखते हैं एक बारी। Read the following text carefully, discuss briefly and relevant function of central bank indicated. To counter the higher inflationary situation in the economy, RBI restored the use monetary instrument use हुए to stabilize the situation in the economy through repo rate, bank rate, etc. Okay, ठीक है, बढ़िया बात है। तो consequences बताओ, ऐसा क्यों करा हो गया, ये रहा भाई आंसर, ये रहा stabilize the situation of inflation। अब क्वेश्चन बता रहा है कि इन्फ्लेशन था क्वेश्चन में या डिफ्लेशन था, बेसिकली जो भी था उसको रेक्टिफाई करने के लिए आरबीआई ने अपने रेपो रेट और बैंक रेट को यूज करा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। और बस यही बताना है आपको, इसका इफेक्ट क्या होगा बता देना कि अगर इन्फ्लेशन है तो इन दो का बताना पड़ेगा। रेपो रेट का रोल इन्फ्लेशन टाइम पे क्या होता है, नॉर्मल लेवल पे ले आता है। ओके, डिफ्लेशन के टाइम पे रेपो रेट से क्या होता है क्या नहीं होता, डिफ्लेशन को करेक्ट करता है। ऐसी बैंक रेट सेम ही होता है, आपको पता है, दोनों में हल्का फुल्का ही फर्क है, बता देंगे इसको अच्छे से दोस्तों। हाउ डज द सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड बैंक रेट। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन आपको पता ही है, एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज है। इसका आंसर मैं जितना मर्जी डीप में ले जाऊं सबको अलग अलग ही समझ आएगा, क्योंकि सबकी बुक में अलग अलग है, सबने याद भी अलग अलग ही कर रखा है, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करना है। कंट्रोल का मतलब है ज्यादा हो रही है, इसका मतलब इन्फ्लेशन को रेक्टिफाई करना है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे सेंट्रल बैंक जो हमारा वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सेल करता है कमर्शियल बैंक को। जब वो सेल करता है कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक के पास जितना पैसा, वो सारा का सारा पैसा किसके पास आ जाता है, आरबीआई के पास। ना रहेगा कमर्शियल बैंक के पास पैसा, ना वो क्रिएट कर पाएगा क्रेडिट, सीधी सी बात है। और बैंक रेट के साथ क्या करते हैं, जैसे जैसे बैंक रेट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कमर्शियल बैंक को ज्यादा पैसा बैंक रेट जो होता है ना रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है, सारा का सारा वहां रख देगा। जब ज्यादा पैसा रिजर्व के रूप में रख देगा जो बैंक रेट है, ठीक है, तो उससे हमारी जो लैंडिंग रेट है उसमें भी इंक्रीमेंट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो लैंडिंग रेट में जब इंक्रीमेंट आएगा आपका बेसिकली,
तो लैंडिंग रेट में इंक्रीमेंट आने की वजह से जो है लोग लोन कम से कम ले पाएंगे। सिंपल भाषा में है, जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है उसको बैंक रेट कहते हैं, और जिस रेट पे कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देता है उसको लैंडिंग रेट कहते हैं। अगर पीछे से आएगा महंगा तो आगे जाएगा भी महंगा, और जब जाएगा महंगा तो फिर पब्लिक लेने वाली नहीं है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। उसके अलावा एक्सप्लेन द इनकम मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम बताना पड़ेगा इसके अंदर डिटेल में आपको। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि एनडीपीएफसी निकालते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है, उसमें हम 3 चीजें लेते हैं, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, ये भी सबको अपने अपने हिसाब से सबने याद कर रखा है। कंपनसेशन एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम, इन तीनों को ऐड करके हमारा एनडीपीएफसी आता है, उसमें एनएफआई ऐड करके हमारा नेशनल इनकम आता है। ये आपको थोड़ा सा एक इलैबोरेटिव मैनर में लिखना पड़ेगा। स्टेट विद रीजन which whether you are agree or disagree with the following statement, GNP and GDP are same concept, no भाई दोनों में फर्क है। क्या फर्क है दोनों में? दोनों में फर्क है एनएफआई का। अब ये एनएफआई क्या होती है बताना पड़ेगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलती है? फीफा माइनस फीटा करके निकलती है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होती है? एनएफआई उस नेट इनकम को कहते हैं जो हमारे इंडियन पीपल कमाते हैं या कमा के लाते हैं फॉरेन कंट्री से, माइनस वो पैसा जो फॉरेनर्स ले जाते हैं इंडिया से, इनके डिफरेंस को एनएफआई कहते हैं। और इस एनएफआई के 3 कंपोनेंट आपको लिखने पड़ेंगे, तीनों के तीनों में आपको नाम बता देता हूं। नेट कंपनसेशन एम्प्लॉइज फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम अब्रॉड, और नेट रिटेन अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड। डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो जैसे एक हिंट है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, इनको जितना मर्जी बड़ा कर लो, जितना मर्जी लिख लो, सबके माइंड में अलग अलग ही सेट होंगे ये वाले क्वेश्चन। तो मैं पूरा ऐसे रटा रटाया आंसर नहीं सर्व कर सकता, क्योंकि रट के फायदा कुछ नहीं है आपको, आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन भी है। तो जो याद कर रखा है लिखो भाई, बस एक हिंट है कैसे लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है, एक बार देख लेते हैं क्या है। ट्रेंड है, कुछ ट्रेंड यहाँ पे आपको दिख रहा है, इधर जीडीपी है और नीचे आपके सामने कुछ ईयर लिखे गए हैं, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, तीनों यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, देखते हैं। कंपेयर द ट्रेंड डिपिक्टेड इन द फिगर गिवन इन 1980-81 टू 85-86। अब यहाँ से क्या होता है, ये रहा 80-81 ये रहा, और 85-86 मुझे लगता है यहाँ पर ये रहा 85-86। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको तीनों के तीनों यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। सबसे पहले शुरू वाला फिस्कल डेफिसिट है, फिर रेवेन्यू डेफिसिट है, और फिर प्राइमरी डेफिसिट है। ये है हमारा फिस्कल डेफिसिट, बीच वाला हमारा रेवेन्यू डेफिसिट, और सबसे ऊपर वाला हमारा प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो डेबिट ट्रेंड बता दो भाई कि शुरू में फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस हुआ कब तक, 82 तक, उसके बाद फिस्कल डेफिसिट बढ़ना शुरू हो गया और ये 2% के आसपास पहुंच चुका था, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट 4.9% के आसपास पहुंच चुका था, प्राइमरी डेफिसिट 7.56 के लिखना पड़ेगा, जो भी दिख रहा है आपको इसके अंदर, यही इसका ट्रेंड है। दूसरा, रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज रेज वेलफेयर ऑफ पीपल, हाउ कैन गवर्नमेंट हेल्प थ्रू गवर्नमेंट बजट। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी आपको बताइए, ये आपका वही है कि गवर्नमेंट को ना, ये पॉइंट आप जानते हैं बहुत अच्छे से, गवर्नमेंट बजट का ये ऑब्जेक्टिव है हमारा मेन, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, आपने लिखा है वाला पॉइंट। इसमें क्या है, रिच लोगों के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दो और पुअर पीपल के ऊपर सब्सिडी दे दो, ताकि पुअर बेचारे अपने अपलिफ्टमेंट को कर पाए, या अपनी सिचुएशन को रेक्टिफाई कर पाए टाइम के साथ साथ। ये वो वाला पॉइंट आप लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव वो गवर्नमेंट बजट का है। उसके बाद आरआर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है? रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जो ना तो आपकी लायबिलिटी बढ़ाएंगी और ना ही आपके एसेट्स को घटाएंगी, ठीक है। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो या तो आपके एसेट्स को बढ़ा देगा या फिर लायबिलिटी को घटा देगा। एग्जाम्पल बताऊं तो जितनी बोरोइंग्स आपकी सारी की सारी जितनी भी बोरोइंग्स होती हैं, ठीक है, वो तो हमारी कैपिटल शिफ्ट होती हैं। रेवेन्यू शिफ्ट में आपके जितने भी टैक्सेस सरकार रिसीव करती हैं, चाहे वो जीएसटी हो या कोई भी टैक्स हो, सब इसी में आते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप कुछ भी ले लो, जो भी सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है, बिल्डिंग बनवा रही है बेसिकली, वो सब की सब किस में आएंगी, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में क्या फर्क है? फॉर्मुला लिख देना पहले तो, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मुला आपको पता ही है, दैट इज रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ से आपका डेफिसिट माइनस में आ जाएगा, उल्टा लिख लेना तो पता चल जाएगा कितना बैठ रहा है। बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू रिसीट माइनस करोगे तो डेफिसिट की अमाउंट आपको पता चल जाएगा। इधर माइनस में पता चलेगा कितनी कमी है, और यहाँ पे आपको वैसी वैल्यू पता चल जाएगी कितना है एक्चुअल में। और प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मुला आपको पता ही है, दैट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। दोनों को डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, क्या होता है क्या नहीं होता। रेवेन्यू डेफिसिट हमारा वो अमाउंट शो करता है जो सरकार डेली बेसिस पे पूरा नहीं कर पा रही, अपने रेवेन्यू को मीट नहीं कर पा रही। जबकि प्राइमरी डेफिसिट शो करता है कि
इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद कितना पैसा हम यूज कर सकते हैं अपनी करंट बोरोइंग्स को पूरा करने के लिए या करंट बजट को बैलेंस करने के लिए। तो आगे वाले क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, सारे के सारे लर्निंग बेस्ड है, आप लोग आसानी से कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और टेस्ट में कितने नंबर है बताना जरूर यार, कितने नंबर आपने स्कोर करे हैं। अगली वीडियो दोस्तों इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टेस्ट के ऊपर होगी, बहुत अमेजिंग। बने रहिए हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस पे।